Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Kanika and you're watching Next Way. So guys, आज हम 2015 का ये मॉडल पेपर है सॉल्व करेंगे। हम पीजीटी का पेपर है। 125 प्रश्न हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पेपर, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 125 प्रश्न हैं इसमें। आई होप आप सभी को ये क्लियर है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधा चाल ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? आड़ा चाल ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन क्या है आपका? 28, 14, 11 या फिर 10। तो सही उत्तर है आपका 14, यानी आड़ा ताल में 14 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, समज्जा नामक संगीत उत्सव का आयोजन पुनः किस समय होने लगा? तो देखो, समज्जा ये जो उत्सव होता था, ये किस में आता है? ये आता है प्राचीन काल का जो हम संगीत पढ़ते हैं, जैसे ऋग्वेद है ना, वेद के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय का एक तरह से ये संगीत है। तो वेदों के बाद समज्जा का एक तरह से हम उल्लेख हमें मिलता है। तो अब देखो, जब समज्जा इसमें पूछा है कि पुनः किस समय होने लगा, पुनः यानी दोबारा, तो यानी पहले भी किसी में होता होगा ना। तो ये पहले किस में होता था? महाभारत काल में। आप बुक्स में जब पढ़ते हैं तो उसमें दिया होता है कि समज्जा नामक उत्सव महाभारत काल में प्रचलित था। लेकिन इसके बाद हमें देखना है कि दोबारा कब शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य काल में। ओके, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, मौर्य काल। अगला प्रश्न है, तीन ताल किस जाति की ताल है? तीन ताल किस जाति की ताल है? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो दिया है चतस्त्र जाति। और चतस्त्र जाति में आप जानते हो लघु कितनी मात्रा का होता है? लघु जो होता है वो आपका 4 मात्रा का होता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत की किस ताल को सोलो वादन में भी बजाया जाता है? सोलो वादन क्या होता है? जब कोई वादक या गायक अकेले गाता है या अकेले वादन कर रहा है ना, अपनी प्रस्तुति दे रहा है और अपने जितनी भी उसने तैयारी की है अभी तक, उसने जितना भी रियाज किया है उसे वो प्रदर्शित कर रहा है, तो वो सोलो वादन होता है। सोलो यानी अकेले। तो ऐसी कौन सी ताल है जो अकेले भी हम गायन या वादन में बजाते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एक ताल। देखो गाइज, यहाँ पे ऑप्शन एक ताल दिया है। आई थिंक जो बुक है उसमें ऑप्शन एक ताल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये तीन ताल होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो तीन ताल को हम सोलो वादन में बजाते हैं। और तीन ताल में पलटे बजाते हैं, रेला बजाते हैं, पेशकार मतलब जो भी हम तबले पे बजाते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा एक बार, एक ताल है या तीन ताल, पर मेरे हिसाब से तीन ताल होना चाहिए। लेकिन जो हमारी पीजीटी की जो आंसर की है उसके हिसाब से इसमें एक ताल दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 1960 में यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय महफिल में तबला वादन के लिए विदेश जाने वाली विभूति हैं। तो 1960 में ये कौन गए थे? ये गए थे अल्लाह रखा खां साहब। अल्लाह रखा खां साहब है ना, ये और जो जाकिर हुसैन हैं, ये इनके बेटे हैं। अच्छा, अल्लाह रखा खान साहब को एक और नाम से भी बुलाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका एक और नाम क्या है। जैसे म्यूज़िक जो इन्होंने दिया था बॉलीवुड में, वो किसी और नाम से दिया है। ठीक है, तो उस नाम से इन्हें किस नाम से पुकारते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उमराव खान का संबंध किस घराने से है? उमराव खान जो हैं, ये आंसर है दिल्ली घराना, सी ऑप्शन। तो उमराव खान दिल्ली घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुर्गा के समान दक्षिण भारत में जो राग प्रचलित है उसे किस नाम से जाना जाता है? यानी उत्तर भारत का दुर्गा दक्षिण भारत में किस नाम से हम जानते हैं? तो उत्तर भारत के दुर्गा को हम जानते हैं शुद्ध सावेरी के नाम से। ऑप्शन ए, शुद्ध सावेरी। फिर आता है, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण है। तो सौंदर्य शास्त्र आपने पढ़ा है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्या, किस पे हम जोर देते हैं? वो देते हैं हम रस पे। जब तक रस नहीं होगा तो भाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि रस उत्पन्न होगा तभी तो वो भाव आएगा, है ना। नाद या फिर है अंतिम शोक, माफ कीजिए, जैसे भाव है ना, और रस है, तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? रस। कला का प्रधान गुण क्या है? रस। यानी अगर किसी गायन में आप रस की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर गायन व्यर्थ है।
अगर शोक रस का कोई गाना है और उससे किसी को दुख ही नहीं हो रहा है तो वो बेकार है फिर, क्योंकि इसमें रस की उत्पत्ति बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, सितार में फ़िक्रे बजाने की परंपरा प्रारंभ की, इनका नाम है, मतलब किसने प्रारंभ की थी, है ना, बेसिकली ये पूछा है। तो इन्होंने जो है ये प्रारंभ की थी अमृत सेन ने। अच्छा, अमृत सेन जो हैं त्रिमूर्ति में आते हैं कि नहीं, जो सितार की त्रिमूर्ति होती हैं, सितार की त्रिमूर्ति हैं, आप बताइए कौन कौन है। एक तो सितार की त्रिमूर्ति मैंने आपको पहले भी बताया है, अब जो भी मैंने टेस्ट कंडक्ट किए हैं तो उन टेस्ट को भी आप जाके देख सकते हैं। तो सितार की त्रिमूर्ति कौन है पहले तो ये बताओ, और अमृत सेन उसमें आते हैं कि नहीं, है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो, सर्वप्रथम हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन किस जगह पर किया गया था? हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। ये है जालंधर, ऑप्शन सी जालंधर। फिर अगला प्रश्न है, नारदीय शिक्षा संगीत ग्रंथ की रचना कब हुई? नारदीय शिक्षा नारद का ग्रंथ है, किसका है? नारद। अब हमें बताना है रचना कब हुई थी। 11वां प्रश्न है, तो हमारा उत्तर आएगा ये मध्यकाल की रचना है। मतलब बेसिकली इसमें पूछा क्या है, आपसे काल नहीं पूछा है, ये पूछा है कि वर्तमान काल, ये तो है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में कौन आते हैं, जो आधुनिक समय के हैं, है ना, बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल कब हुआ? 600 ईसा पूर्व के लगभग हुआ, 600 ईसा पूर्व, तो उस समय तो नहीं है। आधुनिक काल भातखंडे जी वगैरह होते हैं, भातखंडे जी हैं, पलुस्कर हैं, ओमकारनाथ ठाकुर हैं, ये सब आधुनिक काल में आते हैं। मध्यकाल में आएंगे, तो मध्यकाल में देखो आपके शारंगदेव आते हैं, कौन आते हैं? शारंगदेव जी आते हैं मध्यकाल में। आपके जयदेव हैं, और आपके अहोबल हैं, ये सब मध्यकाल में आते हैं, अहोबल हैं, है ना। और कौन आ सकते हैं अहोबल के अलावा? दामोदर, पंडित दामोदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे? पंडित दामोदर, ये सब मध्यकाल में है। तो नालंदी शिक्षा भी है, वो किसकी है? मध्यकाल की। अब प्रश्न है, सितार के किन दो तारों पर झाला वादन होता है? तो सितार पे आपने सुना होगा झाला बजाते हैं, तो काफ़ी द्रुत गति में ये झाला बजाया जाता है, और इसका उत्तर है चिकारी के तारों पर। झाला किस पर बजाते हैं? चिकारी के तारों पर। चलिए, 13th हमारा क्वेश्चन है कि राग के नियमों का पालन करते हुए अपनी कला या इच्छा के अनुसार विविध प्रकार के राग के स्वरूप का वर्णन करना क्या कहलाता है? राग के नियमों का हम पालन भी कर रहे हैं और अपने इमेजिनेशन को भी दिखा रहे हैं, तो वो क्या होगा? ख्याल। ये हमने बचपन से पढ़ा है, ख्याल की परिभाषा बताओ। तो कहते हैं अपने कल्पनात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करना, इट इज़ कॉल्ड ख्याल। तो उत्तर क्या है हमारा? ख्याल, ऑप्शन बी। दिल्ली बाज में स्वतंत्र वादन का आरंभ पेशकार से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दिल्ली बाज जो है तबले का, उसमें स्वतंत्र वादन हम पेशकार से करते हैं, उसे कहते क्या हैं? तो उत्तर है आपका फर्शबंदी। इसमें उत्तर क्या दिया है? फर्शबंदी। फिर अगला प्रश्न है, संगीत पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है? संगीत की मैगजीन है, ये प्रकाशित होती है हाथरस से, ऑप्शन ए हाथरस। चलिए, संगीत पत्रिका के अगर कोई संपादक हैं या कोई राइटर हैं अलग से, तो वो आपको सर्च करके बताना है इसके बारे में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज अपने आप से बताओ। अगला प्रश्न है, 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया? तो 22 श्रुतियाँ हैं टोटल, है ना, पहले से लेके 22 तक। अब देखो क्योंकि भरत किस काल के हैं? प्राचीन काल के। और प्राचीन काल के जो संगीतज्ञ थे उन्होंने श्रुति के जैसे 1 2 3 4, तो उसमें अंतिम स्थान पर उन्होंने स्वर को स्थापित किया था। जैसे सा की कितनी श्रुतियाँ हैं? 4। रे की कितनी है? 3। तो उस स्वर की अंतिम श्रुति पर उन्होंने स्वर को स्थापित किया था। और जो आधुनिक काल में आए जब विद्वान जैसे भातखंडे जी, तो उन्होंने पहली श्रुति पर स्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें अब 22वां है, तो 22वां अंतिम कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा अंतिम? तो बताइए, इसमें जो प्रश्न है आप सभी समझ सकते हैं, जब 22वां अंतिम है तो अंतिम स्वर कौन सा होगा? निषाद। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही, यहाँ उत्तर होगा निषाद। अगला प्रश्न है, आघात से उत्पन्न ध्वनि कौन सा नाद बनाती है? आघात से उत्पन्न, देखो नखज, नखज किससे होगा? नाखून से। वायुज किससे होगा? जब हम वायु देंगे तो वो सुशिर हो जाएगा, जैसे हम बांसुरी बजाते हैं, सुशिर। और चर्मज, चर्मज हो जाएगा
जो अवनद टाइप के वाद्य होते हैं ना, वो चर्मच यानी जो खाल से बनते हैं। तो आहत, आहत वो होता है जब हम किसी पे चोट करते हैं, आघात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आघात से उत्पन्न ध्वनि आहत नाद उत्पन्न करती है। तो सही उत्तर है हमारा ए, आहत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जन्म स्थान कौन सा है? तो तानसेन जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए देहट। उत्तर क्या है यहाँ पे? सी, ए देहट। यहाँ जितने भी उत्तर मैं आपको बता रही हूँ वो सब इस पेपर के बाद जो आंसर की आई थी उस आयोग ने जो अपनी तरफ से उत्तर दिए हैं वो उत्तर मैंने यहाँ आपको बता रही हूँ। अगर कोई भी गलत होता है तो आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आई विल पिन दैट आंसर, सो बाकी सबको भी वो सही आंसर पता चल सके। 19वां प्रश्न है कि सितार में खरज का स्थान कौन सा होता है? जैसे खरज और लरज का तार बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही है, दूसरा। खरज का स्थान क्या है? दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाद ब्रह्म की उपासना में भारतीय संगीत के कौन से मूल तत्व की भावना निहित रहती है? नाद ब्रह्म की उपासना में, तो आपका उत्तर है यहाँ पे सौंदर्य बोध, एस्थेटिक्स। ठीक है। 20वां प्रश्न है, उत्तर क्या है? सी, एस्थेटिक्स, सौंदर्य बोध। चलिए अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ अनूप विलास के लेखक कौन है? अनूप विलास के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा उत्तर है भावभट्ट। अच्छा, भावभट्ट जी जो थे तो ये अनूप है ना, ये इनके राजा के अंडर में रहते थे, जैसे दरबारी संगीतज्ञ हम बोल सकते हैं, राजाश्रय में रहते थे। तो महाराजा अनूप सिंह थे, उनके संरक्षण में रहते थे, तो इसी के कारण इनके नाम से इन्होंने अनूप विलास, अनूप अंकुश, इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी। तो अक्सर होता भी ऐसे ही था कि जो राजा जिस मतलब कोई भी संगीतज्ञ जिस भी राजा के राज्याश्रय में रहते थे, तो बेसिकली उनका काम होता था कि राजाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बखान करना, उनके गुणगान करना, उनके बारे में ग्रंथों की रचना करना। ओके, तो इसी तरह से इन्होंने ये रचना की थी। भावभट्ट इनका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मियाँ मल्हार राग की विशेषता है, इनमें से क्या है? संप्रकृति राग बहार, उत्तरांग प्रधान राग, कल्याण एवं भ्याग का मिश्रण, और स्वरों को आंदोलित नहीं किया जाता। तो विशेषता है इसका संप्रकृति राग बहार, ऑप्शन ए। पूर्वी थाट जन्य राग कौन सा है? पूर्वी थाट से उत्पन्न कौन सा राग है? तो ऑप्शन है आपका सी, बसंत, ऑप्शन सी, बसंत। मसीद खानी गत के जनक कौन है? तो ये तो आप जानते ही हैं, मसीद खानी के हैं मसीद खां साहब, है ना। मसीद खानी गत के कौन है? मसीद खां साहब। और रज़ा खानी गत के कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, रज़ा खानी गत के कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, एक तीसरे प्रकार की गत और है जिसका वर्णन हमें कहीं कहीं मिलता है, वो कौन सी गत है? वो भी आप बताइए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किसके दरबार में रहते थे? तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है तो वो किसी के भी दरबार में नहीं रहते थे। ठीक है, किसी के भी दरबार में नहीं रहते थे हरिदास जी, क्योंकि वो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना गायन करते थे, ना कि वो किसी राजा के लिए गाते थे। लेकिन जब यहाँ प्रश्न है तो उत्तर भी, क्योंकि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं करके ऑप्शन भी नहीं है तो हमें देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर है ई, अकबर। लेकिन स्वामी हरिदास जी किसी के भी दरबार में नहीं रहते थे। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्षाकालीन राग। अच्छा, आपने कहानी भी सुनी होगी कि अकबर को गाना सुनना था इनका, तानसेन जी अकबर को साथ लेके जाते हैं हरिदास जी के यहाँ, तब ये अकबर चुपके से इनका गाना सुनते हैं, क्योंकि ये इनके सामने गाते नहीं हैं। इन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को प्रसन्न करने को गाता हूँ, ना कि किसी राजा को प्रसन्न करने के लिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अकबर के दरबार में रहते थे? ठीक है ना, तो एक पॉइंट है, एक फैक्ट है यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्षाकालीन राग कौन सा है? तो वर्षाकालीन मल्हार नाम से स्पष्ट हो ही रहा होगा आपको, कौन सा है? ऑप्शन ए, मियाँ मल्हार। लय और ताल किस घराने की गायकी में प्रधान माने गए हैं? लय और ताल को किस में प्रमुखता देते हैं? तो ऑप्शन है सी, आगरा घराना। आगरा घराना। अच्छा, इसकी एक और विशेषता है, एक तो नोम तोम का आलाप, नोम तोम का आलाप इस घराने की एक बड़ी विशेषता है। और एक और चीज़ है इसमें, तिगुन का प्रयोग, तीन ताल की तिगुन का प्रयोग,
तीन ताल तिगुन। अच्छा, फैयाज खान साहब इस घराने के एक काफ़ी जाने माने प्रतिनिधि रहे हैं। और इसमें इसके अलावा और कौन कौन रहे हैं तो वो आप बताइए। अगला प्रश्न है, अनियमित कंपन को किस नाम से जाना जाता है? अनियमित कंपन, देखो संगीत में हम केवल उन्हीं ध्वनियों का प्रयोग करते हैं जो कि संगीत के लिए उपयोगी हैं। अब उपयोगी कौन सी होंगी? जिसमें नियमित आंदोलन संख्या होगी। अनियमित नहीं, कभी 2 कभी 4 कभी 6 इस प्रकार नहीं, एक नियमित आंदोलन संख्या होगी, वही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे उत्तर क्या होगा? कोलाहल। शोर ही तो होगा वो, कभी ऊपर कभी नीचे, जो हमें नीचे चाहिए तो वो ऊपर बज रहा है, तो वो सब कोलाहल शोर माना जाता है। अगला प्रश्न है, पंचम स्वर कौन से राग का महत्वपूर्ण स्वर है? पंचम स्वर, तो ये है मधुबंती, ऑप्शन बी। चलिए, प्रश्न है, प्राचीन सुशिर वाद्य शंख की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो जो शंख है वो समुद्र से उत्पन्न माना जाता है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन भी कैसे देते हैं? लकड़ी से, लकड़ी का शंख कहाँ होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा भाई। कद्दू, कद्दू, कद्दू का शंख मैंने भी नहीं देखा। राग में प्रयुक्त होने वाला स्वर क्या कहलाता है? तो राग में जिस हम स्वर का प्रयोग करते हैं, हमारा क्या है? ऑप्शन 31, ऑप्शन है डी, वादी स्वर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें सोचने की ज़रूरत है, वरना मोस्टली जो क्वेश्चन है वो अच्छे ही हैं, सिंपल है। ठीक है। अब है, चक्करदार तिहाई को क्या कहा जाता है? 32, चक्करदार तिहाई को कहा जाता है नौहक्का। क्या है उत्तर? सी, नौहक्का। अगला प्रश्न है, ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ग्वालियर घराना जो है उसके संस्थापक माने जाते हैं मोहम्मद खां साहब। मोहम्मद खां साहब जो हैं ग्वालियर घराने के संस्थापक माने जाते हैं। झाबेरी बहनें किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 34th क्वेश्चन है हमारा, तो झाबेरी बहनें जो है ना वो हैं, 34th है डी, मणिपुर नृत्य से संबंधित है। अच्छा, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है कि नहीं? जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं उसमें आता है कि नहीं, ये बताओ। शास्त्रीय नृत्य में आता है कि नहीं? मणिपुर है ना, मणिपुरी। और ये कहाँ का नृत्य है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दक्षिण संगीत पद्धति में तालों की मुख्य कितनी जातियाँ मानी गई हैं? तो 35 क्वेश्चन, कितनी जातियाँ मानी गई हैं? 5। 5 कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। तो 5 कौन सी जातियाँ हैं? दिस इज कॉल्ड त्रयस्त्र, फर्स्ट, चतुस्त्र, मिश्र, खंड, एंड लास्ट वन इज संकीर्ण। ओके, तो ऐसे करके 5 जातियाँ हैं। तो दक्षिण भारत में 5 जातियाँ। अच्छा, ताल कितनी है मुख्य? ताल हैं 7। तो अगर 7 का गुणा आप करोगे 5 से, मतलब पाँचों जातियों से जब एक एक ताल को हम करते हैं तो कितने ताल बन जाती हैं? 35। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। चलो, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वीणा के तार पर लंबाई नापकर स्वरों को स्थापित करने का सिद्धांत किसने बताया? वीणा के तार पर लंबाई नापकर स्वरों को स्थापित करने का सिद्धांत ये बताया है पंडित अहोबल ने। सही उत्तर क्या है? पंडित अहोबल। जब किसी छोटे से बोल समूह को पूरा पूरा 3 बार गाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूरा पूरा जब हम 3 बार गा देते हैं तो उसे ऑब्वियसली कहते हैं तिहाई। सही उत्तर क्या है हमारा? तिहाई। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो राजेंद्र प्रसन्ना जी किस वाद्य से संबंधित हैं? ये हैं बांसुरी से, ऑप्शन ए, बांसुरी। रामा माती ने 63 जन्य रागों को कितने वर्गों में बांटा है? 63 जन्य रागों को उन्होंने बांटा है कुल 3 भागों में, ऑप्शन ए 3। त्रिश्रुतिक स्वरों को क्या कहा जाता है? जिस स्वर में 3 श्रुतियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम लघु स्वर, ऑप्शन बी लघु। रुद्र ताल के एक विभाग में कितनी मात्राएं होती हैं? 41। रुद्र ताल के एक विभाग में होती हैं मात्राएं 1, ऑप्शन ए।
मसीद खानी गत कितने ताल मसीद खानी गत में कितने ताल होती हैं? ये प्रश्न मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। मसीद खानी गत में कितनी ताल होती हैं? 42। यहाँ पे सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 3। भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 43 का आंसर हमारा है 1954। पद्म पुरस्कार इसमें कौन कौन से दिए जाते हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इस प्रकार से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। शुरुआत कब हुई? 1954 में। उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत का जो हमारा नृत्य है वो जाना जाता है कथक के नाम से। और बेसिकली ये उत्तर प्रदेश है। ऐसे कथक के 3 घराने हैं, वो आप बताइए कौन कौन से? 3 घराने हैं कथक के, तो वो कौन कौन से हैं आप बताइए। और कथक जो है मेनली उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। तो कथक हमारा शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। बौद्ध काल में आध्यात्मिक संगीत को क्या कहा जाता था? बौद्ध काल में आध्यात्मिक संगीत को हम कहते थे थेरी गाथा। देखो, जो भक्ति संगीत है ना, तो उन्होंने जो भक्ति संगीत के प्रचारक थे उनका ये मानना था कि हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं केवल संगीत के माध्यम से, उनके गुणगान के माध्यम से। तो उन्होंने भक्ति में संगीत की रचना की। इसी प्रकार बौद्ध काल में भी संगीत का प्रचलन था और उसे कहते थे हम थेरी गाथा। प्रातः काल के समय कौन सा गायन होता है? क्वेश्चन यही है, मतलब कौन से राग का गायन होता है? तो 46 का आंसर है ऑप्शन ए राग भैरव, हम सुबह के समय गाते हैं। किस काल के अंतर्गत लोक संगीत एक सुदृढ़ गायन शैली के रूप में प्रचलित हुआ? लोक संगीत तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। लोक मतलब एक ग्रामीण अंचल का एक संगीत जो हम कहते हैं, तो नियम में बद्ध नहीं है, कोई उसमें नियमों का एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसे गाना है, कैसे गाना है, इतना ऊंचा नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसे हम लोक संगीत कहते हैं। तो 47 का हमारा जो सही उत्तर है वो है मौर्यकाल, ऑप्शन सी मौर्यकाल। आमद और सलामी किस नृत्य की विशेषता है? ये सब तो आई थिंक सबको पता होगा। आमद और सलामी हम कहते हैं कथक में। प्रारंभ में आमद और सलामी होती है ना, तो वो कथक में होता है। 49 क्वेश्चन है, झपताल में एक फरमाइशी टुकड़े में कितनी मात्राएं होती हैं? झपताल के एक फरमाइशी टुकड़े में होती हैं 80 मात्राएं, ऑप्शन बी 80। मतंग मुनि ने किस ग्रंथ में ग्राम व मूर्छना को बताया है? मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ बृहददेशी में ग्राम और मूर्छना को बताया है। थेरी गाथा तो बौद्ध से संबंधित हो गई, तो मतंग की तो हो ही नहीं सकती। दत्तिलम डेफिनेटली नहीं है। अविलंब वंशी ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ यहाँ पे। तो बृहददेशी हम जानते ही हैं मतंग की है, तो ये उत्तर सही है। कौन सा राग मध्य रात्रि में गाया जाता है? 51, तो ये है ऑप्शन ए बहार, ऑप्शन ए बहार मध्य रात्रि में। सरोद वाद्य किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? तो सरोद वाद्य जो था वो प्रचलित हुआ 15वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी। किस काल में भारतीय संगीत विदेशों में पहुंचा? तो 53 का हमारा सही उत्तर है हर्षवर्धन काल में। हर्षवर्धन काल में हमारा जो संगीत था विदेशों में भी पहुंचा। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने किस शैली को सर्वाधिक महत्व दिया? तो हम ये जानते हैं द्रुपद को उन्होंने बहुत महत्व दिया था, है ना, द्रुपद को उन्होंने बहुत महत्व दिया था राजा मानसिंह ने। तो ऑप्शन क्या है? ए। अगला प्रश्न है, किस काल में भारत का ईरान से सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ? ऑप्शन बी है 606 से 647। अच्छा, यही हर्षवर्धन का काल है, ये याद रखना। हर्षवर्धन का यही काल है जब कह रहे थे अभी कि विदेशों में कब पहुंचा, तो विदेश, ईरान तो विदेशी हो गया हमारे लिए। यही हर्षवर्धन का ये काल है। इसी समय ईरान से उनका व्यापार ज़्यादा बढ़ा, यात्री आए, लोगों का आदान प्रदान हुआ, इस प्रकार से ये संगीत का प्रचलन हुआ। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में तंबूरे को किस शब्द से संबोधित किया है? यानी उस समय तानपुरा प्रचलित था, उसे तंबूरा कहते थे। तंबूरे को अबुल फजल ने क्या कहा?
उत्तर है स्वर वीणा, ऑप्शन डी 56, ऑप्शन डी स्वर वीणा। लखनऊ संगीत सम्मेलन में किसे संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा गया? संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा गया हबीबुद्दीन खान साहब को, ऑप्शन ए। किस राग को संगीत में, दक्षिण संगीत में मोहनम कहा जाता है? 58 का उत्तर है भूपाली, यानी भूपाली किसका हुआ? उत्तर भारत। और मोहनम, भूपाली ही मोहनम है दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में यही मोहनम है। राजपूत कालीन संगीतमय ग्रंथ कौन सा है जिसका एक एक पद संगीत से परिपूर्ण है? राजपूत कालीन, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गीत गोविंद। 60 हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गायन की संगति किस वाद्य पे होती थी? तो गायन की संगति हम कहते थे वीणा पर, क्योंकि सितार जो है वो तो मध्यकाल का है और लगभग हम कहते हैं मुगल काल का है ना। सरोद, सारंगी ये भी आधुनिक काल में, अब मध्यकाल में हम प्रचलन इनका देखते हैं। वीणा प्राचीन कालीन वाद्य है जिसको हम ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद मतलब जो हम वेदों में इसको वीणा को कई अन्य नामों से भी, जैसे करकरी वीणा है, कच्छपी, घोषा, इस प्रकार से अलापिनी, तो कई सारी वीणाओं के प्रकार मिलते हैं। वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें देशी संगीत का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है? उत्तर है आपका डी बृहददेशी। अगला प्रश्न है, संगीत की विशिष्ट सेवाओं के लिए संगीतज्ञ को मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये दिया जाता है तानसेन सम्मान, ऑप्शन बी तानसेन सम्मान। झुमरा ताल झुमरा ताल का छंद किस जाति का है? 63, तो यहाँ पे उत्तर दिया है मिस्र। ये प्रश्न भी कैसे बनाते हैं, ये फारसी जाति, पर्शियन जाति, या चलिए कोई नहीं, जब ऐसा कोई प्रश्न आता है और वो यदि गलत होता है तो बोनस सबको मिलता है। तो झुमरा ताल का छंद किस जाति का है? यहाँ पे मिस्र दिया है। अच्छा, मिस्र होगा, जो खंड मिस्र संकीर्ण वाली जो जातियाँ होती हैं ना, आई थिंक वो होना चाहिए यहाँ पे। दक्षिण भारत में शहनाई से मिलता जुलता, ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, इमेज भी आपको दिखाई है। हमारा सही उत्तर क्या है? नाग स्वरम। इस प्रकार से ये एक वाद्य होता है ऐसे, और ठोस लकड़ी का होता है। शहनाई तो जैसे हल्की होती है, ये बहुत ठोस लकड़ी का होता है, बहुत अच्छा वाद्य होता है, दक्षिण भारत में बजाते हैं। उस्ताद शेख दाऊद एकेडमी ऑफ म्यूज़िक कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में, ऑप्शन बी हैदराबाद। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ध्रुपद समारोह जो है वो आयोजित करते हैं बनारस में, वाराणसी। किस वादन शैली में रेले का विस्तार रॉ के रूप में हुआ है? तो आपका यहाँ पे 67 का सही उत्तर है ऑप्शन डी फर्रुखाबादी बाज। तबला वादन के क्षेत्र में वे कौन सी रचना है जिसकी गणना तबले के महत्वपूर्ण बोलों में होती है? 68 का उत्तर है कायदा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बोल होते हैं कायदा। किस राग की प्रकृति गंभीर होते हुए भी मधुर है? 69 ऑप्शन है यमन। कौन सा राग, कौन सा गायन धमाल ताल में ही गाया जाता है? 70, तो धमार जो है धमाल ताल में गाया जाता है। कलीनाथ व सिंह भूपाल ने संगीत के किस नृत्य पर, अच्छा ये नृत्य नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा संगीत के किस ग्रंथ पर, किस ग्रंथ पर, यहाँ पे किस ग्रंथ पर टीका लिखी? तो ऑप्शन है आपका संगीत रत्नाकर, 71 का ए, ऑप्शन ए संगीत रत्नाकर। गायकी में राग का किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, किस में नहीं होता? तो भजन में नहीं होता। 72 का सी, ऑप्शन सी गज़ल। गज़ल में अनेकों रागों का प्रयोग कर लिया जाता है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। आई थिंक भजन में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भजन कोई शास्त्रीय संगीत वाली रचना तो नहीं है। कौन सी ताल खुले बोल की ताल है? 73, ऑप्शन ए गज्जम्पा, ऑप्शन ए गज्जम्पा।
अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का राजाश्रय किसे प्राप्त था? 74 ऑप्शन था मुन्ने खां साहब। मुन्ने खां साहब को इनका राजस्व प्राप्त था। लेकिन देखो, इन्हीं यही नवाब थे जिन्हें कुशासन के आधार पर कि तुम सही से शासन नहीं चला रहे हो, ये अंग्रेज़ों ने इन्हें हटा दिया था, अवध के अंतिम नवाब को। जबकि ये अंग्रेज़ों का बहुत साथ देते थे, इसलिए अंग्रेज़ों को कोई मौका नहीं मिल रहा था कि इन्हें किस प्रकार से हटाएं, तो इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया और इन्हें हटा दिया। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? संगीत से संबंधित वेद तो सामवेद ही है, ऑलवेज एंड ऑलवेज सामवेद। सबसे ज़्यादा जानकारी हमें किसमें मिलती है? हमेशा सामवेद ही लगाना, ठीक है। फिर है राग दुर्गा की जाति कौन सी है? 76 ऑप्शन है आपका सही, बी ऑडव शाडव। किस वादन शैली को किनारिकाबाज या चांटी के नाम से भी जाना जाता है? 77 ऑप्शन है आपका ए दिल्ली बाज। दिल्ली बाज को हम चांटी का बाज या किनारे का बाज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है मियाँ मल्हार राग को किसने प्रचारित किया था? मियाँ मल्हार ऑब्वियसली तानसेन। 78 सी तानसेन। झाला मराठी शब्द है जिसका अर्थ किससे लिया गया है? 79 झाला जो है पूर्ण होने से लिया गया है, यानी अब हमारी रचना पूरी हो रही है। झाला वादन कब होता है? यानी अंत में ही होता होगा जब पूर्ण होने से है। तो क्या है कि जब हमारी रचना पूरी होने वाली होती है हम झाला वादन करते हैं। इसका मराठी शब्द का क्या अर्थ है? पूर्ण होना। पुरुष प्रधान राग किसे कहा जाता है? पुरुष प्रधान राग कौन सा है? 80 ऑप्शन सी मालकौंस। 80 सी मालकौंस। किस काल के लिए कहा जाता है कि देश भर में नई गायन शैलियाँ जैसे ख्याल, ठुमरी, कव्वाली, गज़ल आदि का प्रचलन हुआ? जिसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मध्यकाल। मध्यकाल में जो थे वो मुगल काल है, यही मुगल काल में ये ख्याल, ठुमरी, कव्वाली, गज़ल वगैरह आई थी। चलिए अगला प्रश्न है किस राग के विषय में मान्यता है कि अल्लादिया खां साहब ने इस राग का प्रचार किया था? तो पहले तो ये बताओ अल्लादिया खां साहब जो हैं वो किस घराने से संबंधित हैं, इनका घराना आपको बताना है। और 82 हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है मारू बिहाग, ऑप्शन ए मारू बिहाग। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत की भाषा में स्वरों के समूह क्या कहलाते हैं? संगीत की भाषा में स्वरों के समूह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 83 इट इज बी ग्राम। समूह क्या कहलाते हैं? ग्राम। समूह गान तथा नृत्यों का विकास किस काल में हुआ था? समूह गान और नृत्यों का विकास किस काल में हुआ था? वो हुआ था मध्यकाल में। सामगान में कितने स्वरों का प्रयोग मूल रूप से किया जाता है? 85 ऑप्शन है हमारा 3। एंड व्हाट आर द 3 स्वर? तो वो हैं उदात्त, अच्छा उदात्त एंड उदात्त स्वर नहीं होंगे, वो होंगे आई थिंक आल्चिक, गाथिक और सामिक। आल्चिक, गाथिक और सामिक, है ना, गाथिक और सामिक ये होंगे। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना आल्चिक में एक स्वर का गायन होता था, गाथिक में 2, सामिक में 3, इस प्रकार से। तो 3 स्वरों का गायन मूल रूप से किया जाता था। 86 हमारा है कौन सा राग परमेल प्रवेशक राग है, यानी दूसरे राग में जो प्रवेश करने में सहायता देता है वो है 86 मुल्तानी। मुल्तानी परमेल प्रवेशक राग है। शुद्ध स्वर कितने प्रकार के हैं? 87 शुद्ध स्वर हैं 2 प्रकार के। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 88 तो रूपक ताल में होती हैं 7 मात्राएं। ती तीना धीना धीना, यही तो है रूपक ताल। ती तीना धी ना धी ना। अगला प्रश्न है अवनद वाद्यों में सबसे प्राचीन वाद्य कौन सा है? मृदंग, सारंगी, संतूर या फिर वायलिन? 89 इट इज़ मृदंग। संतूर तंत्रवाद्य है, वायलिन तंत्रवाद्य है, सारंगी इट इज़ ऑल्सो
स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड लास्ट वन इज मृदंग। तो हमारा सही उत्तर क्या है? मृदंग। मृदंग क्या है? अवनद्ध वाद्य। विष्णुपुर घराने की आधारशिला किसने रखी थी? 90। विष्णुपुर घराने की आधारशिला रखी थी बहादुर खां साहब ने। हारमोनियम साधारणतः कितने सप्तक में बजाया जाता है? 91। हारमोनियम बजाया जाता है 3.5 सप्तक में। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमद जान थिरकवा को थिरकवा की उपाधि किससे मिली थी? थिरकवा इन्हें कहते क्यों थे? क्योंकि इनकी जो उंगलियां थीं बिल्कुल थिरकती हुई प्रतीत होती थीं तबले पर। सो इन्हें उपाधि मिली थिरकवा की। लेकिन मिली किससे? रामपुर के नवाब से। रामपुर के नवाब ने इन्हें थिरकवा की उपाधि प्रदान की। संगीतमय नाटकों की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? म्यूज़िकल जो प्लेज होते थे वो कब से आए? तो वो आए मध्यकाल में। म्यूज़िकल प्लेज मध्यकाल से प्रारंभ हुए। खंडित मात्राओं का प्रयोग किस घराने की निजी विशेषता है? खंडित मात्राएं। तो 94 का हमारा उत्तर है ऑप्शन ए, इंदौर घराना। खंडित मात्राएं इंदौर घराने में प्रयोग की जाती हैं। दक्षिण तथा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वरों की संख्या वही है 12। 12 क्यों? 7 शुद्ध, 5 विकृत, तो हो गए 12। राग केदार के वर्तमान गायक किस थाट का राग मानते हैं? यानी अब जो गायक हैं वो केदार को किस थाट का राग मानते हैं? वो मानते हैं उसे कल्याण थाट का राग। वायलिन को किस भारतीय नाम से जाना जाता है? तो वायलिन को हम कहते हैं बेला। 97 का ए, बेला। लखनऊ घराने के जो खलीफा हैं वो किसे मानते हैं? 98 का है ऑप्शन ए, मम्मू खां साहब। 98 का ए, मम्मू खां। कोई भी उत्तर अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर सही उत्तर पता है तो उससे भी आप कमेंट कीजिए ताकि हम उसे पिन कर दें। कौन सा राग आधुनिक समय का अत्यंत श्रुति मधुर तथा कर्णप्रिय राग माना जाता है? 99 ऑप्शन है आपका सी, मधुवंती राग। किस तबला वादक के लिए कहा जाता है कि हज करने के बाद आपने महफिल में तबला बजाना छोड़ दिया था? तो ये थे विलायत अली खां साहब। विलायत अली खां साहब ने हज करने के बाद महफिल में फिर तबला नहीं बजाया। उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब का जन्मस्थल कौन सा है? उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब जो हैं वो पैदा हुए थे अजराड़ा में। अजराड़ा घराना। कौन सा राग मीण प्रधान राग है? तो मीण प्रधान है दरबारी कान्हड़ा। इसमें आंदोलन बहुत ज़्यादा करते हैं और इसलिए ये प्रसिद्ध भी है। स्वामी D.R. पार्वतीकर किस वाद्य को बजाने के लिए जाने जाते हैं? 103 ये जाने जाते हैं स्वर मंडल के लिए। D.R. पार्वतीकर किससे संबंधित हैं? स्वर मंडल। कल्याण थाट का आश्रय राग कौन सा है? 104 कल्याण थाट का आश्रय राग है यमन। कौन सा गुप्त कालीन शासक वीणा बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एंड द राइट आंसर इज बी, समुद्रगुप्त। इनके जो सिक्के होते थे यानी मुद्रा जिसे हम बोलते थे, उस पर इनकी वीणा बजाते हुए आकृति मिली है। इससे हमें पता चलता है कि ये वीणा बजाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है तालबद्ध संगीत रचना क्या कहलाती है? 106 तालबद्ध संगीत रचना कहलाती है निबद्ध गान, यानी जो बंधा हुआ है वो निबद्ध, और तालबद्ध है तो वो निबद्ध गान कहलाएगा। भातखंडे संगीत संस्थान में सर्वप्रथम तबला अध्यापक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो वो नियुक्ति हुई थी आबिद हुसैन खां साहब की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण क्या कहलाते हैं? गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण कहलाते हैं ऑप्शन बी, गमक। ताल जगत में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक लोकप्रिय ताल कौन सी है? यानी जो सबसे ज़्यादा गाई जाती है, मतलब गायन में प्रयोग करते हैं, वादन में प्रयोग करते हैं, तो वो है ऑप्शन ए, तीन ताल। नेक्स्ट
है मनुष्य के चित्त का रंजन करे, ये गुण क्या कहलाता है? तो मनुष्य के चित्त का जो रंजन करे उसे हम कहते हैं राग। रंजको जन जन चित्ता नाम, एक श्लोक है ना, रंजको जन चित्ता नाम, जो लोगों के चित्त को आकर्षित करे, चित्ता नाम, ये टाइप नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये श्लोक आप आई थिंक संगीत रत्नाकर का है, अगर रत्नाकर से है आपने पढ़ा होगा। फिर है गजरा किस वाद्य के ऊपरी हिस्से के चारों ओर गुथी हुई डोरी को कहा जाता है? तो गजरा जो है वो होता है तबले में, ऑप्शन डी तबला। किस ताल के अंतर्गत होली विषयक पदों का वर्णन किया जाता है? तो होली विषयक जो है वो धमाल ताल में होते हैं, ऑप्शन सी, 112 का ऑप्शन सी। अलंकारिक तानों के कितने प्रकार प्रचलित हैं? अलंकारिक तानों के प्रकार प्रचलित हैं 12, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पंजाब घराने की वादन शैली के प्रवर्तक कौन है? 114। पंजाब घराने की वादन शैली के प्रवर्तक हैं फ़कीर बख्श खां साहब, ऑप्शन बी फ़कीर बख्श। 115 लक्ष्मी ताल में कितनी मात्राएं हैं? लक्ष्मी ताल में हैं 18 मात्राएं। अच्छा, ब्रह्म ताल में कितनी हैं ये बताओ। मैंने अभी लास्ट जो पेपर करवाया था उसमें आपको बताया था ब्रह्म ताल के लिए कि इसको ज़रूर से याद रखा करो, इसमें कितनी ताल में कितनी मात्राएं हैं आपको ये बताना है। सम से पहले आने वाले आरंभिक स्वर समूह, शब्द समूह या मात्राएं क्या कहलाती हैं? तो उत्तर है हमारा 116 प्रश्न का उत्तर है ए मुखड़ा। भारतीय संगीत विद्वानों द्वारा किस कंठ साधना को उपयुक्त माध्यम, कष्ट नहीं है यहाँ पे, है कंठ साधना, क्या है कंठ, तो किस साधना को उपयुक्त बताया गया है? 117 ऑप्शन बी खरज साधना। वह प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन सा है जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ 118, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। संगीत के लिए आवश्यक रूप से कितनी आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है? यानी कितनी आवृत्तियों की ध्वनि हमारे लिए ज़रूरी होती है? इट इज़ ऑप्शन सी 40। अख्तर पिया के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? 120। तो अख्तर पिया के नाम से हम जानते थे नवाब वाजिद अली शाह। अच्छा, कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। अगला प्रश्न है किस राग में रे की अपेक्षा ग का प्रयोग अधिक होता है? गंधार का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, तो उत्तर है ऑप्शन बी तोड़ी, ऑप्शन बी तोड़ी। राग के स्वरों के में द्रुत लय निबिद अरे कितना टाइप गलत होता है। राग के स्वरों में द्रुतलय में निबद्ध होगा यहाँ पे, विभिन्न गमकों से युक्त तकनीक किस नाम से जानी जाती है? तो 122 का उत्तर है हमारा तोड़ा। भारतीय संगीत में होली के कितने प्रकार प्रचलित हैं? 123। होली के कितने प्रकार हैं? 3। ये तो मैंने भी पहली बार पढ़ा है, होली के भी प्रकार होते हैं, ये मुझे नहीं पता था। चलिए कोई बात नहीं, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। टुकड़ा में अधिकतम कितनी आवृत्तियाँ होती हैं? 124, ऑप्शन बी 3 आवृत्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टप्पा का गायन किस भाषा में किया जाता है? 125, ऑप्शन है आपका डी पंजाबी। पंजाबी भाषा में टप्पा का गायन किया जाता है, बहुत सुंदर होता है और गले की तैयारी इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो गाइज़ ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर के साथ, और कोशिश करूँगी मैं टीजीटी पीजीटी के जो भी हमारे हार्ड टॉपिक्स हैं हम उसे सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please don't forget to subscribe.